अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप वीडियो जी रिकॉर्डिंग हमारे पास स्टार्ट हो गई हुई है। तो आज जो है ये तीसरा आपका जो है ना ऑनलाइन लेक्चर है, जिसके अंदर मैं लीनियर सर्किट एनालिसिस कोर्स का ये है, जिसमें मैं ना पिछले लेक्चर के कुछ चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करके ताकि स्मूथली ट्रांजिशन हो नए टॉपिक के अंदर। अच्छा जी, तो इधर हमारे पास क्या है कि लास्ट लेक्चर के अंदर ये एग्जांपल्स वगैरह सारी आपको करवा दी थी। तो वोल्टेज का भी थोड़ा बताया था, लेकिन एंड के ऊपर बिल्कुल ना एंड वाला टाइम था, तो शायद एक दो चीज़ें क्लियरली इतनी आपको ना एक्सप्लेन हुई हों, तो इसलिए मैं ना दोबारा ये एक दफ़ा आपको बता रहा हूँ। अब जो वोल्टेज है ना, ये हमारे पास क्या है कि जब भी किसी कंडक्टर या किसी भी सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस के अंदर से जो है आपके पास करंट फ़्लो करना है, ठीक है। और वो करंट फ़्लो करने का क्या मतलब है कि आपके पास जो है ना इलेक्ट्रिकल चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो अब वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस अगर किसी एक पॉइंट से अगली जगह के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो लाजमन इनको मूव करवाने के पीछे कोई ना कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास एग्जिस्ट करता होगा उस एलिमेंट के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस, जिसकी वजह से जो चार्जेस हैं वो उस एलिमेंट या उस कंडक्टर के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। तो उसके अक्रॉस जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, जो फोर्स की वजह से जो करंट वगैरह फ्लो कर रहा है, उसको हम कहेंगे वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये आम तौर पे जो है ना कोई से दो वोल्टेज डिफरेंस जो है वो कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान में आपके पास होगा सर्किट के अंदर। लेट से यहाँ पे एक ये कोई एलिमेंट लगा हुआ है, ठीक है, ये कोई चीज़ इधर लगी है, हमें नहीं पता क्या है। तो उसके ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और उसके क्रॉस जो हमारे पास वोल्टेज आ रही है वो हमारे पास वी ए बी है। ये हमारे पास है कि ये एनर्जी है जो कि एक यूनिट चार्ज को चाहिए, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोवाइड कर रही है। ये उतना वर्क और एनर्जी है जितनी कि एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए चाहिए। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना हो तो चार्जेस फ़्लो नहीं करेंगे, ठीक है। ये ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक पानी अगर है, ठीक है, अगर आपके पास जो है पानी वो किसी यूनिफॉर्म जगह के ऊपर है, तो वहाँ पर वो आमतौर पे इस तरीके से फ़्लो इधर से अगली साइड के ऊपर नेचुरली थोड़ा बहुत तो डिफ्यूज़ होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं जा रहा होगा। अगर हम क्या करते हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक सुराख क्रिएट करते हैं, ठीक है, और सुराख क्रिएट करने के बाद नीचे एक और जगह रख लेते हैं। अब ये जो है हमारे पास हाइट के ऊपर है, हायर पोटेंशियल है इसका, ठीक है। ये हमारे पास जो इनके दरमियान में डेल्टा एच हाइट का डिफरेंस बनेगा वो बनता है। पानी के केस में आपके पास जो है ना इसकी वजह से पानी नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसके ऊपर आ रही है, और ये पानी फ़्लो कर रहा है। तो हमारे केस में ये जो पानी फ़्लो कर रहा है वो हमारे पास चार्जेस हैं, तो जब तक ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, हमारे केस में जिसको हम वी ए बी कहेंगे, इस पॉइंट को आप कह लें कि जी ये वी ए पोटेंशियल पे है, ये वाला पॉइंट आपके पास वी बी पोटेंशियल पे है, और ये जो करंट फ्लो कर रहा है ये आपके पास कोई आई है। तो इसी तरीके से अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट ने फ़्लो नहीं करना। तो जो मर्ज़ी एलिमेंट्स हों उनके क्रॉस होगा, और जितनी एनर्जी आपको जो है वो चार्जेस को प्रोवाइड करनी है वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसको हम अगर के देखते हैं कि जी अगर हमने एक यूनिट चार्ज डी क्यू को मूव करना था पॉइंट ए से पॉइंट बी पे, तो जितनी वर्क इन जाउल्स आपको प्रोवाइड करना होगा तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और वी ए बी हमारे पास जो है वोल्टेज बिटवीन दीज टू पॉइंट्स आ गई। अब ये जो डब्ल्यू एनर्जी है ये जाउल्स के अंदर है, क्यू हमारे पास जो चार्ज है वो कूलम्स के अंदर है, और जो वोल्टेज ए बी है वो सिंपली वोल्टेज है मेजर्ड इन वोल्ट्स, नेम्ड इन ऑनर ऑफ जो इटालियन जो फिजिसिस्ट था वोल्टा, जिसने बैटरी पहली बनाई थी, ठीक है। उसको जो है वोल्टाइक बैटरी कहते थे उसके नाम के ऊपर, तो अब वोल्ट्स वहाँ से यूनिट आ गया। तो एक जो वोल्ट है वो हमारे पास है एक जाउल पर कूलम, उसका यूनिट है, या इसको 1 न्यूटन मीटर पर कूलम भी इसको जो है कहा जाता है, क्योंकि जाउल इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर। Voltage potential difference is the energy required to move a unit charge through an element measured in volts.
ठीक है, तो ये आपके पास आ गया कि जी वो कितना एनर्जी का डिफरेंस या आपके पास होना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ पर से जो है एक यूनिट चार्ज मूव करे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास अगर लेट से दो ये पॉइंट्स, ये अब मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ वो पानी की एनोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, कि इधर से पानी है वो बहता हुआ वो जो है दूसरी साइड के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये वाला जो है हमारे पास हाइट के हिसाब से अगर हम देखें हाइट ए थी, ये हमारे पास हाइट बी है और पानी यहाँ से यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हम हाइट ए बी जो है ए माइनस बी हमारे पास ऑफ कोर्स हाइट माइनस ऑफ हाइट बी ए के होगी। ठीक है, अगर इसको पहले रखें इसको करें तो नेगेटिव आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो ए बी के बराबर ही होगा इस डिफरेंस के। तो इसी तरीके से वोल्टेज के केस में अगर इस पॉइंट पे आपके पास वोल्टेज जो है लेट से पोटेंशियल कोई ए है रैंडम हमें नहीं पता, यहाँ पे जो है पोटेंशियल बी है, तो वी ए बी आप कैलकुलेट करेंगे और वी बी ए कैलकुलेट करेंगे। लेट से ये इधर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वी ए बी हमारे पास होगा वी ए माइनस वी बी और वी बी ए हमारे पास होगा वी बी माइनस वी ए, जिसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का साइन से मल्टीप्लाई किया कॉमन ले लिया तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस वी ए बी। ठीक है, तो मैथमेटिकली भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं, ये कोई इतना कोई डिफ़िकल्ट सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में जो है उसको अगर वी बी ए लिखेंगे तो वो इसके ऑपोजिट के बराबर होगा। अच्छा, अब एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पर एक जी कोई एलिमेंट सर्किट एलिमेंट लगा हुआ है और उसके अंदर क्या है कि वी ए और वी बी हमारे पास है और ये प्लस माइनस साइन के साथ लिखा है 9 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें नहीं पता कि वी बी किस पोटेंशियल पे है, हमें तो नहीं ना पता, ना इधर कहीं बताया, लेकिन हमें ये पता है कि जो वी ए है ना वो हमारे पास है वी बी प्लस दिस डिफरेंस 9 वोल्ट। तो जब हम इन दोनों को मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं 9 वोल्ट आ जाता है। और अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे लिखते हैं जी कि ये प्लस और ये माइनस के हिसाब से माइनस 9 वोल्ट है, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस 9 वोल्ट। तो इसके अंदर अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 9 वोल्ट, जो कि सिंपली हमारे पास वी ए बी है। ठीक है, तो ये वही चीज़ हमारे पास जो है बार बार ये दोनों जो है आपस में बराबर ही आ जाते हैं। वी ए माइनस वी बी 9 वोल्ट है तो वी बी माइनस वी ए माइनस 9 वोल्ट है। ठीक है, इसको मैं लिख दूँ कि ये वी बी ए लिखा गया था। तो ये ओवरऑल जो है चीज़ें, ये इतना कोई डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं होना नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ एक बताई गई है कि याद रखें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो किसी भी एलिमेंट के थ्रू मूव करना है, उसमें से इलेक्ट्रिक चार्जेस ने उसके अंदर से मूव करना है। जैसे पानी जो है वो फिज़िकली जो है वो मूव कर रहा होता है, अगर एक जगह पे हाइट है दूसरी जगह पे हाइट कम है। ठीक है, तो जो आपके पास हाइट का डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास आता है उस केस के अंदर, इसी तरीके से यहाँ पे वोल्टेज जो है वो डिफरेंस अक्रॉस द एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये अक्रॉस इतना अगर आपके पास वोल्टेज डिफरेंस होगा तो इतना आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। तो ये ख्याल रखना है कि थ्रू और अक्रॉस का क्या मतलब है। आगे चलते हैं, ये वही फिर एक जो है ना एनालॉजी आ गई कि यहाँ पे हमारे पास जो है ये एक पानी जो है ना ये कंटिन्यूस यहाँ से फ़्लो कर रहा है। तो अब ये जो हाइट का डिफरेंस या प्रेशर का डिफरेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में है आपके पास, ठीक है, या आप उस तरह कंसिडर कर लें, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं ना। तो इधर जो है आपके पास ये हाइट के ऊपर है हाई प्रेशर है, इधर आपके पास ये लो हाइट के ऊपर है लो प्रेशर है। तो इन दोनों का जो ये आपके पास डिफरेंस जो आ रहा है उस
वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बनेगा। जो पानी है वो आपके पास चार्ज के बराबर है। अगर ये आपके पास हाइट पे ना हो दूसरे के मुकाबले में, तो पानी ने ऐसा उस तरह से नहीं फ़्लो करना। हालांकि ये जो एग्ज़ाम्पल में ये फुल नहीं इन्होंने कवर किया, तो नेचुरली पानी जो है इधर से ऊपर को आने की कोशिश करेगा। पर खैर, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ठीक है, पानी जो है वो चार्ज है, और क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था तो चार्ज मूव कर रहा है, जिससे करंट आपके पास आ गया। तो ये आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, चार्ज का बता दिया। अच्छा, और ये एक आपके पास कोई सप्लाई वोल्टेज सोर्स एक तरह की ना सप्लाई लगी हुई है। ये सप्लाई क्या आपके पास कर रही है कि ये कंटिन्यूसली एक्सटर्नल टू द सर्किट एलिमेंट जो है ये जो चार्जेस हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है कि वो इतनी एक्स्ट्रा हाइट के ऊपर आके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सके। तो ये जो है वोल्टेज सोर्स एक तरह का, ये हम आगे इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि अगर ये कंटिन्यूसली एक ही स्पीड से इधर पुश कर रहा है, तो ये आपके पास वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ पे जैसे फिक्स्ड रह रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि जी ये फिक्स्ड वोल्टेज सोर्स है। और अगर ये हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को हिलाते रहें ऊपर नीचे करके, तो उसको हम कहेंगे कि जी ये हमारे पास फिक्स नहीं रहा। तो उस केस के अंदर जो है अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास आ रही है। खैर, ये आगे हम दोबारा यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है। अगर तो वोल्टेज जो है वो आपके पास टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होती और कांस्टेंट रहती है, तो हम उसे डीसी वोल्टेज कहते हैं। और बाय कन्वेंशन जो है हम डीसी वोल्टेज को कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिस तरह करंट को हमने कैपिटल आई से किया था। अगर वोल्टेज आपके पास चेंज हो रही है टाइम के ऊपर, तो उसको एसी वोल्टेज या टाइम वेरिंग वोल्टेज कहेंगे। और बाय कन्वेंशन उसका सिंबल है स्मॉल वी या स्मॉल वी ऑफ टी भी लिखा जाता है। ये वाला हिस्सा थोड़ी सी मिस्टेक है, टू रिप्रेजेंट द एसी वोल्टेज। ये वोल्टेज है, ये मैं आगे जो है ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने कि ये इस तरह की उसमें मिस्टेक है, मैं करेक्ट कर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद ये थोड़ा सा ना ज़रा नेचर ऑफ करंट वगैरह और इन चीज़ों को ना थोड़ा सा समराइज़ मैंने कहा कि कर दूं। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक करंट है जो एम्पेयर में आप मेजर करते हैं, वो फ्लो करता है थ्रू अ मीडियम सर्किट एलिमेंट या कोई और, लेकिन लाजमी नहीं है कि मीडियम आपके पास सर्किट एलिमेंट हो। फिज़िक्स के हिसाब से देखें तो वो कोई भी मीडियम में से फ़्लो कर सकता है। ठीक है, फ़्लो ऑफ, और क्यों होता है फ़्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स। अभी ये पहले बुक में थोड़ा बहुत आ रहा था कि जी चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज इस तरीके से। तो चार्ज से ज़्यादा बेहतर एक जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि आप कहें चार्ज कैरियर मूव कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा चार्ज कैरियर मूव करेगा, चार्ज भी साथ मूव कर रहा है। अगर किसी और एलिमेंट के ऊपर चार्ज है, अल्फ़ा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज है, किसी आयन के ऊपर चार्ज है, तो उस केस के अंदर जो है ना वो उसकी मूवमेंट जो है करंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। और ये कॉज किस वजह से होता है? बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपने प्रोवाइड किया तो उसकी वजह से चार्ज कैरियर्स मूव करने लग गए। अब चार्ज कैरियर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, होल्स हो सकते हैं, ठीक है, ये आयंस हो सकते हैं। अब कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मेटल बैंड थ्योरी, फिज़िक्स में काफ़ी चीज़ें इस तरह की, केमिस्ट्री के अंदर भी मेरे ख्याल में है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा हुआ है कि जी फ्री चार्ज कैरियर्स जो हैं आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो जैसे ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे। अब याद रहे कि अगर आपके पास कोई सिस्टम बना हुआ है जहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, तो वहाँ पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से करंट आपके पास फ़्लो नहीं करेगा। करंट के फ़्लो करने के लिए फ्री चार्ज कैरियर्स चाहिए होते हैं। तो कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, ठीक है, चार्ज कैरियर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं। जैसे सोडियम आयन हो गया आपके पास, सोडियम क्लोराइड का अगर सोल्यूशन आप बनाते हैं, उसके अंदर सोडियम आयन होगा और क्लोराइड आपके पास जो है आयंस होंगे। तो ये वो बीकर के अंदर इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनकी वजह से आपके पास बनता है। सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनके केस में आपके पास जो है चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं। ठीक है, इनका मैं डेप्थ के अंदर इधर इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वो काफ़ी और चीज़ें
इसके अंदर जो है ना वो अप्लाई होती हैं। तो आपने ये जो होल्स वगैरह का जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का है, तो ये आप ना नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ेंगे। वैक्यूम के अंदर जो है वो आयोनाइज्ड गैसेस या आयोनाइज्ड गैसेस हों, उनके अंदर चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि हमेशा किसी मीडियम में से फ़्लो कर रहे हो, आपके पास वैक्यूम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जैसे कि आपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स और इस तरह की चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है, और जैसे जेम्स चैडविक का एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर वो प्रोटॉन्स को जिसमें डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास हुई है, तो वहाँ पे प्रोटॉन्स मूव कर रहे हैं। प्रोटॉन बेसिकली हाइड्रोजन आयन है, तो वो भी इसी कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा जी, इन केस आपके पास डीसी करंट है तो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स जो है वो कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और एसी करंट के केस में आपके पास जो है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है और ऑसिलेट करता है अबाउट सम मीन पोजीशन। ठीक है, प्योर एसी के केस में वो ऑसिलेट करेगा मीन पोजीशन सच दैट के हर साइकिल के एंड के ऊपर वो दोबारा उसी पोजीशन पे आएगा। ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या बाकी कोर्सेज में और डेप्थ में ना ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, बोथ एसी और डीसी करंट्स के केस के अंदर आपके पास चार्ज कैरियर जो हैं वो मूव करते हैं, इन्फिनिट स्पीड के ऊपर नहीं मूव करते, बल्कि उनकी स्पीड फिक्स्ड होती है जिसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज जब आप अप्लाई करेंगे तो कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्ज कैरियर्स के इर्द गिर्द आती है, तो उसकी बेसिस के ऊपर वो मूव करते हैं। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स पे होती है। मसलन अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका साइज़ कम है तो वो एक्सेलरेट जल्दी हो जाएंगे, तो उनके जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होगी। अगर प्रोटॉन्स हैं या कोई दूसरे आइंस हैं आपके पास, क्लोराइड आइन है सोल्यूशन में, बाकी चीज़ें, तो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास कम होगी। ठीक है, तो वो इंडिविजुअल चार्ज कैरियर्स के ऊपर जो है ना वो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मोबिलिटी पे डिपेंड करती है। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है टिपिकली वो आपके पास 1 मीटर पर सेकंड होती है। मसलन इलेक्ट्रॉन पूरे किसी सर्किट के अंदर से अगर जो है लेट से मूव कर रहे हैं, तो जो और ये तार जो है 1 मीटर लंबी है, तो जो इलेक्ट्रॉन इधर था 1 मीटर 1 सेकंड के बाद जो है वो दोबारा इधर तक पहुंचा होगा, अगर टोटल जो है वो डिस्टेंस 1 मीटर का था। और अगर ज़्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे डीसी के केस में। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके पास एक अदद जो चार्जेस हैं वो फिक्स्ड वेलोसिटी पे मूव कर रहे होते हैं। तो हमारे पास करंट बढ़ता है या कम कैसे होता है, नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर से। अगर ज़्यादा चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे होंगे तो ज़्यादा करंट है, कम मूव कर रहे हैं तो कम है। फर्दर अगर आप जो है कंडक्टर के अंदर हैं, बाकी जगहों के ऊपर मूव कर रहे हैं, तो वो और भी पैरामीटर्स जो हैं वो उसमें होते हैं, मसलन मोबिलिटी भी उसमें रोल प्ले करेगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन। अब हमारे पास जो वोल्टेज है डी वी, जिसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया, या डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के दरमियान में। अच्छा, उसका एक तो यूनिट आपने पढ़ा था जो कि था आपके पास जाउल, ठीक है, पर कूलम था। और दूसरा उसको जो है ना वही डिफ़ाइन करने के लिए जो यूनिट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में ई और डी एक्स के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल वी पे है, वी प्लस डी वी के ऊपर है, तो इनका डिफरेंस डी वी ये हो गया। जितना उनके दरमियान में फासला है डी एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे अप्लाई होगी वो इन चीज़ों से जो है रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि कांस्टेंट अगर आ रही है तो ये रेशो आपके पास बरकरार रहेगी। अब आप अगर एक कोई सर्किट है, सर्किट के अंदर स्विच ऑन करते हैं, तो ऑन करने के बाद जो है जो तमाम चार्ज कैरियर्स, एक लंबा चौड़ा सर्किट बना हुआ है आपके पास, ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा सर्किट है, आगे जाके कोई और एलिमेंट लगा हुआ है, और यहाँ पे आपके पास जो है ये कोई सप्लाई लगी हुई है और इधर है स्विच, ठीक है, जिसको आपने ऑन ऑफ करना है। तो आप जब उसको ऑन करते हैं तो क्या तमाम चार्ज कैरियर जो हैं तारों के अंदर उनको फ़ौरन पता चल जाता है कि जी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुई है, ठीक है, वोल्टेज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है तो हमें मूव करना है। तो आंसर इसका ये है कि ये स्पीड भी इनफिनिट नहीं है, बल्कि जो
पोटेंशियल डिफरेंस है, स्विच ऑन होने के ऊपर जो तमाम चार्ज कैरियर्स हैं, जिस स्पीड से उनको पता चलेगा कि जी ये स्विच ऑन हुआ या ऑफ हुआ है, वो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट का 50 to 99% है। ठीक है, तो मतलब कि कुछ ना कुछ टाइम उसको लगता है। और ये फिनोमिना आगे के कोर्सेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के कोर्सेज, और आप जब पढ़ेंगे कोई आगे जाके फर्दर जो है एंटीनाज और उस तरह की जगह, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो इतनी तेज़ी से चेंज हो रही होती है कि सर्किट के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वोल्टेज डिफरेंट होती है, इधर वोल्टेज की पीक आ रही है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आगे आपके पास आएंगे। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहीं से आपको पता हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक स्पीड ऑफ लाइट के पोर्शन के ऊपर मूव करती है, जो कि बहुत तेज़ है लेकिन इनफिनिट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो वोल्टेज है उसको इतनी तेज़ी से चेंज करें, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी पे, तो पॉसिबल है कि जी हमारे जो ये मूवमेंट है वो सर्किट के ऊपर डिफरेंट पॉइंट्स पे नज़र आने लग जाए। तो आती भी है, ये फिज़िकली होते हैं काम आगे। अब यहाँ पे इस सर्किट के अंदर dV इज़ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर्ड इन वोल्ट्स ऑफ 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय dx डिस्टेंस इन अ मीडियम वेयर अ चार्ज कैरियर्स इज एक्सपीरियंसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये आपके पास एक और जो है उसका ज़रा लार्जर कॉन्टेक्स्ट में पिक्चर आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो ये सारा बताने का मकसद था वो ये था कि क्या आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस फ़्लो करता है सर्किट में से। तो आंसर है कि पोटेंशियल डिफरेंस फ़्लो नहीं करता आपके पास। जिस लेवल के अभी हम सर्किट्स कर रहे हैं उसमें तो नहीं आपके पास फ़्लो करता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट्स में आप मेजर करते हैं वो ड्राइविंग फोर्स है चार्ज कैरियर्स के लिए। आप जैसे ही सर्किट को क्लोज करेंगे, नॉर्मल जो सर्किट्स हम आम लाइफ के अंदर जो यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर जब क्लोज करेंगे तो करंट आपके पास फ़्लो करेगा, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चार्ज कैरियर्स पूरे सर्किट के अंदर हर जगह पे उनको फील होगा, और जैसे ही वो सर्किट क्लोज होगा सबको फील होगा और मूवमेंट शुरू हो जाएगी। जैसे ही आप सर्किट ओपन करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले उनको फील हो रहा था चार्ज कैरियर्स को, अब फील नहीं होगा, और वो जो है करंट को फ्लो करने से रोक देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ना बेसिक्स इसकी हैं। तो यहाँ पे मैं अभी जो है फ़ौरन जो है वो दूसरी स्लाइड, ये पिछले का थोड़ा सा रिवाइज यहाँ पे किया। अच्छा जी, अभी हम लेक्चर 3 के ऊपर आए, तो जो हमारे पास है लीनियर सर्किट एनालिसिस, इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी को हम देखेंगे। हमने वोल्टेज करंट को देख लिया था, अब उससे आगे हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर और एनर्जी क्या चीज़ है, तो ये भी पहले चैप्टर के अंदर से ही है, C11 का सेक्शन 2, इसको मैंने लेबल कर दिया। अच्छा जी, अब आपके पास जो है ना हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज जो हैं वो बेसिक वेरिएबल हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, पर वो इतने काफ़ी नहीं है कि हम तमाम सर्किट को जो है पूरी तरह से समझ सकें सिर्फ इन दो पैरामीटर से। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें पावर और इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर जो है ना हमें पता होना चाहिए कि वो कितनी पावर को हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जैसे ये जो पहले इस्तेमाल होते थे 100 वाट के बल्ब, अब तो एलईडी वाले और दूसरे बल्ब्स आ गए हैं जो पावर इलेक्ट्रॉनिक, एक तरह से उसमें पूरे सर्किट्स लगे होते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स 5वें सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वहाँ पे उनका थोड़ा सा शायद आपको बताएंगे। लेकिन जो पिछले टंगस्टन वाले बल्ब होते थे, अब हमें पता था कि जी 100 वाट का बल्ब जो है वो ज़्यादा रोशनी देता है 60 वाट के बल्ब से। तो अब यहाँ पे वोल्टेज और करंट की बजाय जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो आपको ज़्यादा मालूमात प्रोवाइड कर रहा है वो आपको इसकी पावर रेटिंग है। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि हम लोग जो है अपने जैसे बिल वगैरह देते हैं तो इलेक्ट्रिक कंपनीज़ को, जैसे फेस्को का है फैसलाबाद के अंदर, वापडा इन जनरल उन्हें कहा जाता है, तो वी आर पेइंग फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड ओवर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। हम बताते हैं कि जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने जो है वो एक सर्टन पीरियड तक जो है वो कितनी, या इलेक्ट्रिक पावर जो है वो एक सर्टन पीरियड तक हमने कितनी यूज़ किया, और उसकी बेस के ऊपर हमारे पास जो है बिल आता है। ठीक है, तो अब हमारे लिए इसीलिए जो है पावर और एनर्जी जो है वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं सर्किट एनालिसिस के अंदर। तो सर्किट एनालाइज करके ये चीज़ें निकालना हमारे लिए ज़रूरी है। अब जो पहली चीज़ है हमारे पास, टू रिलेट पावर एंड एनर्जी टू वोल्टेज एंड करंट, वी रिकॉल फ्रॉम फिज़िक्स कि पावर इज़ द टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी मेजर्ड इन वाट्स। ये अब फिज़िक्स का रिलेशन है कि
पावर हमारे पास है dW, वर्क या एनर्जी इसको कहते हैं ओवर dt। ठीक है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है ये और ये जो है एब्जॉर्ब हो सकती है या सप्लाई हो सकती है इसकी। यहाँ पे P हमारे पास जो है उसके यूनिट्स हैं वाट पावर के, W जो है वो हमारे पास एनर्जी है जाउल्स के अंदर, और T हमारे पास टाइम है सेकंड्स के अंदर। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अब हमने अपने लिए एक कोई रिलेशन निकालना है जो हम रेगुलर जो सारा सॉल्व कर रहे हैं उससे रिलेटेड। तो अब हमें पता है I इज़ इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। ठीक है, करंट का हमें पता है डी क्यू ओवर डी टी रिलेशन है, और हमें ये भी पता है कि जो ए से बी पॉइंट तक जो वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क या एनर्जी सप्लाइड टू अ यूनिट चार्ज। तो वो भी हमें रिलेशन पता है। तो अगर हम जो है इन दोनों रिलेशंस, और हमें पावर का भी रिलेशन पता है डी डब्ल्यू ओवर डी टी, तो अगर यही जो डी डब्ल्यू ओवर डी टी है इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते कि मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें डी क्यू से। तो अगर मैं डी क्यू से मल्टीप्लाई और डी क्यू से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चलता है कि जी ये बन जाएगा डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू टाइम्स डी क्यू ओवर डी टी। अब ये डी क्यू ओवर डी टी जो है वो हमारे पास करंट के बराबर है, और जो डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू है वो हमारे पास इस वोल्टेज के बराबर है। तो इसकी बेस के ऊपर हम लिख सकते हैं ओवरऑल कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर है वो हमारे पास वोल्टेज टाइम्स करंट है। ठीक है, तो किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर हम देखते हैं किसी एलिमेंट के क्रॉस के क्या वोल्टेज है क्या करंट है, तो हमारे पास पावर आ जाएगी। ठीक है, ये जो पी आई वी आई जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं इज़ अ टाइम वेरिंग क्वांटिटी। अब अगर वोल्टेज चेंज हो रही है या करंट चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहे हैं तो आपके पास पावर जो है वो चेंज होती रहेगी टाइम के हिसाब से। तो ये जो P इन जनरल स्मॉल यूनिट के साथ है ये इंस्टेंटेनियस पावर है किसी भी एक टाइम इंस्टेंट के ऊपर, और इसका भी जो फंक्शन है वो आपके पास टाइम वेरिंग इस तरीके से आ सकता है। ओवर टाइम आप देखेंगे, ठीक है, तो आपके पास जो स्मॉल p है वाट के अंदर यूनिट्स हैं इसके, और वो आपके पास चेंज हो सकता है ओवर टाइम। ठीक है, तो अब जो है पावर एब्जॉर्ब्ड और सप्लाइड बाय एन एलिमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट एंड द करंट थ्रू इट। ये अब जैसे एक अदद एलिमेंट लगा है तो हमने इसके क्रॉस अगर पावर निकालनी है तो हमने करना है कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, ठीक है ये, और इसके थ्रू करंट कितना है जो कि आई है। अगर पावर का जो आपके पास साइन है वो साइन आपके पास आता है पॉजिटिव, तो पावर जो है वो इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू दैट एलिमेंट और इज़ बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द एलिमेंट। आप कहेंगे कि जी इसको पावर दी जा रही है या ये पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अगर जो है आपके पास पावर का जो साइन है वो पॉजिटिव आएगा किसी एक एलिमेंट के लिए। अगर जो है आपके पास पावर का साइन किसी एलिमेंट के लिए नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि वो एलिमेंट जो है वो पावर को सप्लाई कर रहा है। बेसिकली वो मतलब कि सप्लाई कर रहा है एलिमेंट किसी जगह पे पावर। ये फिगर मैं सेकंड स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। बट हाउ डू वी नो व्हेन द पावर हैज़ अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव साइन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जी पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर का पैसिव साइन कन्वेंशन, हम बुक के अंदर ना पैसिव साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। पैसिव साइन कन्वेंशन क्या करती है कि करंट डायरेक्शन एंड वोल्टेज पोलैरिटी प्ले अ मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग द साइन ऑफ पावर। इन जनरल ही आपके पास वोल्टेज की पोलैरिटी क्या है और करंट की डायरेक्शन क्या है, उससे आप निकालते हैं कि जी पावर कैसी है। ऑब्जर्व द अब हमारे पास जो है ये फिगर 1.8 ए के अंदर आप देखें कि जी करंट की क्या डायरेक्शन है और जो है एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज की क्या पोलैरिटी है। तो हमें पता चलता है कि जी एलिमेंट के क्रॉस जहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है, जो हायर पोटेंशियल के ऊपर पॉइंट है, उधर से करंट जो है इनवर्ड इनटू द एलिमेंट मूव कर रहा है। ठीक है,
उसके थ्रू जा रहा है, लेकिन इंटर जो है वो यहाँ से हो रहा है। तो अब जो है अगर वोल्टेज पोलैरिटी एंड करंट डायरेक्शन इस तरीके से होगी एज डिपिक्टेड इन फिगर 1.8a, इलेक्ट्रिक पावर विल बी पॉजिटिव, तो उस केस में हम कहेंगे कि जी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, किस केस में होगा कि अगर जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आपके पास इंटर हो रहा है। तो ये जो कन्वेंशन है ना ये वाली, इसको कहते हैं पैसिव साइन कन्वेंशन, क्योंकि अब ये डिफ़ाइन करने के ऊपर है ना, बंदा किसी भी तरीके से डिफ़ाइन कर सकता था। ठीक है, अब मैं कहता कि नहीं जी अगर यहाँ से अवे जा रहा होगा तो फिर मैं कहूँगा कि करंट क्योंकि कन्वेंशनल की बजाय हम दूसरा ले लें तो उसकी डायरेक्शन और होगी। तो इसीलिए हमने जब आपको ये पढ़ाया तो पहले कन्वेंशन बताइए कि जी हम कन्वेंशनल करंट को ले रहे हैं, पोलैरिटी में ये हायर पोटेंशियल का है, और उस केस में जब आप यूँ आपके पास केस बनेगा कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है आपका एलिमेंट का, ठीक है, पॉजिटिव पोलैरिटी से इंटर होगा करंट, तो वो हमारे पास जो है पॉजिटिव पावर है, जिसका मतलब है कि ये एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब कर रहा है या इसको पावर दी जा रही है। और अगर हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन कब आएगा कि अगर हमारे पास पावर मूव कर रही है अवे, करंट मूव कर रहा है अवे, ठीक है, इसकी डायरेक्शन उल्टी है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट बाहर निकल रहा है तो हम कहेंगे कि ये सप्लाई कर रहा है पावर को। ठीक है, बाय द पैसिव साइन कन्वेंशन करंट इंटर्स थ्रू द पॉजिटिव पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज। ठीक है, करंट अगर इधर से इंटर होगा तो उस केस में हम कहेंगे कि एलिमेंट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है पावर। उस केस में आपके पास जो पावर है वो प्लस वी आई आ जाएगा, या जो वी आई प्रोडक्ट है इनका वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। और अगर हमारे पास P नेगेटिव आ जाता है या V को I से मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव आ जाता है, तो एलिमेंट इज़ रिलीजिंग और सप्लाइंग पावर। तो ये जो है ये सर्किट एलिमेंट में पावर सप्लाई कर रहा है, बाकी जो भी कुछ कनेक्टेड होगा, और ये बाकियों से उठा के जो है पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, आप पूछ लीजिएगा मेरे से, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे शायद ना प्रॉब्लम आए कुछ। अच्छा जी, अब इलेक्ट्रिक पावर के पैसिव साइन कन्वेंशन को अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें, इज सेटिस्फाइड व्हेन द करंट इंटर्स थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एन एलिमेंट एंड P इज इक्वल टू प्लस वी आई। ठीक है, पैसिव साइन कन्वेंशन बस ये है कि जी अगर आपके पास करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, P इज इक्वल टू वी आई पॉजिटिव, इफ़ द करंट इंटर्स थ्रू द नेगेटिव टर्मिनल P इज इक्वल टू माइनस वी आई। तो ये वही बात होगी जो हमने पहले की थी। अच्छा, अब यहाँ पे हम ना कुछ केसेस देखते हैं। अब ये पहला एक केस है कि जी हमारे पास करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 से किया तो 12 आ गया हमारे पास वाट। पर अब हम इस 12 वाट को साइन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये एलिमेंट एब्जॉर्व कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन से आ रहा है तो प्लस कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक दूसरा केस है कि ये तो हमने इस तरह से कुछ भी डिफाइन नहीं किया था, हमने तो कहा था पॉजिटिव से करंट इंटर हो तो हम निकालेंगे। अब ये हमारे पास नेगेटिव से करंट बाहर जा रहा है, तो ये हम कैसे करेंगे, ये तो इधर कहीं डिफाइंड ही नहीं था जी नेगेटिव के साथ क्या करना है। तो इसको आप देखें तो ये करंट कहाँ से आ रहा है, इधर से, और यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है। तो ये जो नेगेटिव से बाहर निकलने का मतलब दूसरे अल्फाज में पॉजिटिव से इंटर होना ही है। तो पॉजिटिव से इंटर होना इसके बराबर हो गया, तो 4 टाइम्स 3 ये भी 12 वाट प्लस हो गया। ये मैं अभी से फोर्स कर रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्विज़ेज असाइनमेंट्स और पेपर में ये वाली गलती करेंगे। ठीक है, तो ये गलती आपने नहीं करनी है, आपने पता रखना है कि जी पॉजिटिव से इंटर हो, बस ये एक स्टेटमेंट याद कर लेना, बाकी सारा आपको आ जाता है। पॉजिटिव से करंट इंटर हो तो आपने जो है पॉजिटिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव से इंटर होगा तो नेगेटिव से बाहर निकल रहा है, तो या नेगेटिव से बाहर निकल रहा है उसको आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जी पॉजिटिव से इंटर होगा तो जी ये आपके पास फिर से जो है पावर एब्जॉर्ब्ड है। दूसरे केस में यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे -12 वाट एज पर पैसिव साइन कन्वेंशन।
दूसरे केस में नेगेटिव टर्मिनल से इंटर हो रहा है, जिसका मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे भी बाहर जा रहा होगा, तो -12 वाट। तो अब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बस यही आपके पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं एक एलिमेंट के क्रॉस। तो आपको उन सारे केस में पता होना चाहिए कि कैसे आपने जो है पावर को निकालना है। ऑफ कोर्स एन एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ -12 वाट। अच्छा, अब आप अगर जो है यहाँ पे किसी केस में आपको ये डायरेक्शंस नहीं बताई और आपको बस एक एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज बता दिए, ठीक है, वोल्टेज आपको बता दिए और आपको बताया गया कि जी एलिमेंट जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है पावर ऑफ 12 वाट। ये 12 वाट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो आपको पता है 12 वाट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन से करंट आएगा, और करंट कितना आएगा, 12 वाट। P इज इक्वल टू वी आई होता है। तो आपने अगर आई निकालना है तो वो P करके 12/4 आप लिख देंगे जी, 3 एम्पेयर है। लेकिन अगर अगला आपको ये दे देता है क्वेश्चन कि जी पावर जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो है -12 वाट। -12 वाट जो है ना वो एब्जॉर्ब हो रही है पावर आपके पास। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि -12 वाट अगर एब्जॉर्ब हो रही है तो आपके पास बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं आप 12 वाट, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जहाँ आप करंट निकालेंगे ना तो आपके पास नेगेटिव करंट आएगा, तो जिसका मतलब है जी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये कन्वेंशंस जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको अगर सही तरीके से सही कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझ आ जाएगी, आप सर्किट को सॉल्व कर सकेंगे। वरना अच्छे खासे बड़े लेवल तक जो है लोग पहुंच जाते हैं इंजीनियर्स, और उनको ये नहीं समझ आती कि जी ये एब्जॉर्ब हो रही है या पावर का। मैंने देखा है एमएस के पढ़ा रहा होता हूँ, उनको मुझे ये अक्सर बताना पड़ता है, ठीक है, कि ये चीज़ इस तरीके से हो रही है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अहम है। तो वही आपके पास यहाँ पे वही बात की गई है कि पॉजिटिव पावर एब्जॉर्ब्ड इज़ इक्वल टू नेगेटिव पावर सप्लाइड, या पॉजिटिव पावर सप्लाइड इज़ इक्वल टू नेगेटिव पावर एब्जॉर्ब। तो इसको जो है आप ये कन्वेंशन जब तक आपको पता हो तो आप ये सारा सॉल्व कर सकते हैं। दिस कोर्स विल यूज़ पैसिव पावर कन्वेंशन एंड कन्वेंशनल करंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जी जहाँ पे भी करंट की डायरेक्शन आएगी वो कन्वेंशनल होगी, और पावर की जो है वो पैसिव पावर कन्वेंशन होगी। अच्छा, दूसरा एक आपके पास जो है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता होगा, जिसका मतलब है एनर्जी को आप ना तो बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से अगली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैटर एक स्पेशल किस्म का जो है हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो आइंस्टाइन के रिलेशन के हिसाब से मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना और एनर्जी को मास में करना, वो आपके पास एज सच कोई इतना इस रिलेशन की वायोलेशन नहीं है, क्योंकि मास इज़ अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो हमारे पास क्या है कि अगर कोई भी एक अदद सर्किट एलिमेंट कोई बना होगा, जैसे अभी एक एलिमेंट बनाया था ना, तो लेट से हमारे पास कोई एक है जगह जहाँ तारों के साथ मल्टीपल एलिमेंट्स आपके पास जो है ना वो कनेक्टेड हैं। हमें नहीं पता कि जी कौन कौन से ये हैं, तो लेकिन ये एक बात है कि इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे हर एक के क्रॉस जब आप पावर निकालते हैं, इसके क्रॉस P1 आ जाता है, इसके क्रॉस आपके पास P2 आ जाता है, इसके क्रॉस P3 आ जाता है, और इसके क्रॉस आपके पास P4 आ जाता है। इन सारों की पावर्स को एज़ पर पैसिव साइन कन्वेंशन आप ऐड करेंगे ना तो रिज़ल्ट ज़ीरो आना चाहिए। उसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पूरे सर्किट के अंदर कोई आपके पास जो है ना तमाम एलिमेंट्स जो हैं उनमें से हर एक की पावर को आप ऐड करेंगे तो वो आपके पास ज़ीरो आनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक एलिमेंट पावर सप्लाई कर रहा है ना, तो कोई एक एलिमेंट लाजमी होगा जो पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर कोई भी एक एलिमेंट पावर सप्लाई नहीं कर रहा तो कोई भी एलिमेंट पावर एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारे ज़ीरो पावर्स होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ये पावर बैलेंस रिलेशन एक आपके पास आ जाता है। दिस अगेन confirms the fact that the total power supplied to the circuit must balance the total power absorbed,
ठीक है, तो आपके पास जितनी पावर जो है एक सर्किट में प्रोवाइड वो करेगा उतनी आपके पास एब्जॉर्ब होगी। यानी कि अगर कोई सप्लाई आपके पास ऑफ पावर लगी है तो कोई आपके पास एब्जॉर्बर ऑफ पावर भी होगा। अच्छा जी, यहाँ पे हम फिर फ़ौरन अभी मूव कर जाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की तरफ। तो अभी जैसे हमारे पास रिलेशन आया था कि P इज़ इक्वल टू डी डब्ल्यू ओवर डी टी, जहाँ पे डी डब्ल्यू हमारे पास था इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और सप्लाइड बाय एन एलिमेंट फ्रॉम टाइम टी ज़ीरो टू टी अगर आप निकालना चाहेंगे तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं। तो W इज़ इक्वल टू टी ज़ीरो से टी पी डी टी। यहाँ पे P की जगह आप जो है VI की वैल्यू लिखते हैं। तो वोल्टेज और करंट को आप मल्टीप्लाई करेंगे और T0 से T तक जो है इंटीग्रेट करते हैं तो आपके पास जो है एनर्जी आ जाएगी। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क मेजर्ड इन जाउल्स, जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आप एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि पावर एक ख़ास टाइम तक आपने प्रोवाइड की है। ठीक है, तो आप जितनी देर तक पावर आपने प्रोवाइड किया उससे मल्टीप्लाई करेंगे या इस केस में जो है इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि टोटल जो है कितने जो है आपने एनर्जी जो है सप्लाई की है या एब्जॉर्ब की है या। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल जो किलो वाट आवर के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं वो आपके पास जो है यूनिट्स को वाट आवर या किलो वाट आवर में करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक वाट एक घंटे तक आपके पास होगा तो घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3600 जाउल आ जाएगा। और अगर 1000 वाट आपके पास एक घंटे तक रहते हैं या 1 किलो वाट, ठीक है, एक घंटे तक रहते हैं तो आपके पास किलो जाउल्स में ये आ जाएगा 3600 किलो जाउल्स। तो किलो वाट को घंटे तक रखते हैं, इसको 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलो वाट आ गया। तो जो एक इलेक्ट्रिक यूनिट है जैसे कि ये बिलों के अंदर होता है हमारे, तो वो 1 किलो वाट 1 किलो वाट आवर के बराबर है, जिसका मतलब है कि अगर 1 किलो वाट की कोई चीज़ एक घंटे तक चलती रही है तो आपके पास उतनी जो है एनर्जी जो है आपने एब्जॉर्ब सप्लाई की है। तो ये जैसे आपको पता होगा कि एक स्टेटमेंट या मुहावरा है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आपको ये एक नई चीज़ भी पता होना चाहिए कि विद ग्रेट पावर कम्स ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा जो है पावर जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे तो टाइम के हिसाब से जो किलो वाट आवर में जो आपका मीटर रीड कर रहा होगा तो उसमें उसने यूनिट्स जो हैं वो बढ़ाते जाने हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है ना जितनी ज़्यादा पावर होगी उतना ही ज़्यादा बिल आएगा, उतनी ज़्यादा जो है आपको फिर पे करना पड़ेगा। तो इसका जो है एज इंजीनियर्स आपको ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो है ये टिपिकल एक ना टेबल 1.3 है, टिपिकल मंथली इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। तो ये क्या हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि आम तौर पे जो है एक महीने में कितनी जो है एनर्जी मुख्तलिफ एलिमेंट्स की एब्जॉर्ब होती है। ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान का डाटा नहीं होना, लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा चलें आइडिया हो जाता है चीज़ों का। अब एक है कि जैसे जी ये वाटर हीटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ले रहा है एक महीने के अंदर, सर्दियाँ होंगी लास्ट मंथ उस जगह के ऊपर। तो अब इसमें क्या है कि एक जो वाटर हीटर है कि इतने यूनिट्स ले रहा है एक महीने के अंदर। तो महीने के अंदर इसका मतलब है कि अगर एक वाटर हीटर 1 किलो वाट आवर का था, आम तौर पे 1 की बजाय ना ये 2 किलो वाट आवर के होते हैं। ठीक है, तो 2 किलो वाट आवर का अगर है ना तो इसका मतलब है 2 किलो वाट का वाटर हीटर आपके पास जो है 500 महीने के अंदर उसने लिए हैं। तो इसको डिवाइड करके 500 को 2 किलो वाट से हमें पता चल जाता है जी 250 घंटे चला है टोटल। अच्छा, आम तौर पे जो माइक्रोवेव ओवन है उसका भी आपके पास तकरीबन जो है वो 2 किलो वाट आवर तक ही ले लेता है, 1 से ऊपर ही लेता है, 1.5 से 2 तकरीबन इतने किलो वाट का होता है। लेकिन क्योंकि माइक्रोवेव आपका जो है महीने के अंदर हर वक्त नहीं, पूरा का पूरे घंटों नहीं चल रहा होता, तो इधर टोटल बिल के अंदर आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 25 किलो वाट आवर है। इससे डिवाइड करें तो हमें पता चलता है कि ये टोटल जो है कोई 12.5 घंटे का टाइम
5 आवर्स जो है टोटल आपके पास महीने में चला है, जिससे आप डेली एवरेज भी निकाल सकते हैं। तो इन चीज़ों से रिलेटेड ना एक अच्छी सी असाइनमेंट बन सकती है, अपने तौर पे आप लोग करें। वो ये है कि आपके पास अपने घरों के बिजली के बिल तो होंगे, जिसके अंदर आपको पता चल जाता है कि जी टोटल कितने यूनिट्स जो हैं आपने कंज्यूम किए हैं। अच्छा, उसमें आप ख्याल रखिएगा कि जो बिल में एक्चुअली टैक्स शैक्स और चीज़ें भी होती हैं, उनको आप साइड पे रख के यूनिट्स देखें और यूनिट की प्राइस के हिसाब से आपने कर सकते हैं। तो अब टोटल प्राइस को भी फ़िलहाल थोड़ा साइड पे रख दें, क्योंकि वो हमारे पास डिफरेंट टैक्स स्लैब्स होती हैं, तो वो आपके लिए शायद कंफ्यूजिंग ना हो। टोटल यूनिट्स देखें और फिर आपको अपने घर के अंदर अंदाज़ा होगा कि जी कौन कौन सी चीज़ें चल रही होती हैं कितनी देर की। तो आप अपने तौर पे ना एक एस्टीमेट लगा सकते हैं कि जी हमारे पास जो है ये मोटर है, वो उसकी रेटिंग जाके देखें कितनी पावर रेटिंग है। फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जी वो कितनी एक दिन में चलती है, तो टोटल महीने में उसका वजह से कितना बिल आएगा। फिर आप जो है वो लाइटों का अंदाज़ा लगाएं कि जी एक लाइट इतने वाट की है, कितनी लाइटें लगी हैं, कितना आपके पास आ जाता है। जो आयरन है आपके पास, इस्त्री वगैरह है, ठीक है, तो वो इस्त्री जो है एक लेती होती है मेरे ख्याल में 1 किलोवाट आवर है, पर हर डिवाइस के ऊपर ना कहीं रेटिंग उसकी लिखी होगी। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी कितने घंटे आप अपने तौर पे करेंगे जी इतने की थी इतने घंटे चलती है, इतना यूनिट उसके आ जाएंगे। टीवी का अंदाज़ा लगाएं, बाकी चीज़ों का, यहाँ से ये लेने की डायरेक्ट वैसे ज़रूरत नहीं है। तो एंड पे आप फिर ना कंपेयर करेंगे जी आपके जितना बिल यूनिट्स आए हैं और जितनी आपने इस्तेमाल की हैं, तो कितना फ़र्क है, और अंदाज़ा लगाएं कि जी किस वजह से फ़र्क होगा। इससे जो है ना ये एक इसको एनर्जी ऑडिट कहते होते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी ऑडिट है ना, वो बिल्डिंग्स का भी होता है, घरों का भी होता है, और उससे आपके पास ना ये इन्फॉर्मेशन आ जाती होती है कि कितनी जो है ना बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी आपको पता चल जाता है कहाँ कहाँ फालतू है और ये कैसे उसको बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, तो आगे अभी ना हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स आ गई हैं और टाइम काफ़ी ऊपर हो रहा है, लेकिन अब जल्दी से ये एग्जांपल्स करनी पड़ेंगी। एन एनर्जी सोर्स फोर्सेस अ कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पेयर। कांस्टेंट करंट है, चलें कैपिटल आई, डीसी है, 2 एम्पेयर का आ गया, फॉर 10 सेकेंड्स, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, जिसको डेल्टा टी भी कहा जा सकता है, टू फ्लो थ्रू अ लाइट बल्ब इफ 2.3 किलो जाउल। किलो जाउल जो है ना ये हमारे पास है एनर्जी का यूनिट है, तो ये हमारे पास आ जाता है 2.3 किलो जाउल आ गया। is given off in the form of light and heat energy. Calculate the voltage drop across the bulb. अच्छा जी, अब फिर हम कैसे इसको निकाल सकते हैं? तो हमें पता है कि जी वोल्टेज का जो रिलेशन था वो था डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू। तो अगर कांस्टेंट सारा कुछ जा रहा है तो डेरिवेटिव की ऐसा ज़रूरत नहीं है, हम उसको डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। अब डेल्टा क्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें पता है कि आई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा के ऊपर हम लिखते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट हमारे पास चार्जेस उतने ही कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं। तो इधर से डेल्टा क्यू के लिए हम लिख सकते हैं आई डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू के लिए हमें गिवन है डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ से आप इसको प्लेस करेंगे 2.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 10, तो ये आपके पास आ जाता है यहाँ पे 115 वोल्ट, ठीक है। तो वही रिलेशंस जो पहले आपको पढ़ाए थे वही आपने यूज़ किए हैं यहाँ पे। सेकंड केस में हमारे पास एग्जांपल है जहाँ पे टू मूव चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, रिक्वायर्स -30 जूल्स। ए पॉइंट यहाँ पे है कहीं, बी पॉइंट ऊपर है, तो ए टू बी चार्जेस को मूव करने के लिए चार्ज जो है चार्ज क्यू को खाली मूव किया, ओके। क्यू को मूव करने के लिए आपके पास कितनी एनर्जी लग रही है, डेल्टा डब्ल्यू आप इसे कहते हैं, तो वो आपके पास आ रहा है
30 जाउल्स है, ठीक है, ए टू बी आपको करने के लिए। तो अब इसको हम वोल्टेज की फॉर्म में हमसे पूछा गया, तो हम इसको क्या करेंगे, वी ए बी, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू ओवर डेल्टा क्यू। तो अब ये -30 जूल्स था, तो डेल्टा क्यू हमें 6 अगर अवेलेबल है, तो ये -30 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू -5 वोल्ट आ गया। और दूसरे केस में उन्होंने कहा है कि जो चार्ज जिसको मूव कर रहे हैं वो -3 है, तो उस केस में क्या होगा, यही -30 ऊपर रहेगा, नीचे हो जाएगा -3, तो ये हमारे पास आ गया 10 वोल्ट, ठीक है। तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया। सिंपल सी एग्जांपल्स हैं, बुक के एंड के ऊपर ज़रा डिफ़िकल्ट हैं, वो भी ज़रा करें आप लोग, तो आगे उसके ऊपर देखते हैं। अच्छा, पावर का क्वेश्चन आ गया। फाइंड द पावर डिलीवर टू एन एलिमेंट टी इज इक्वल टू 3 milliseconds if the current entering its positive terminal is this। अच्छा, एक एलिमेंट है एंड वी और नीचे वोल्टेज है, उसके जो पॉजिटिव टर्मिनल है उधर से करंट ये इंटर हो रहा है, और जो वोल्टेज है, ये इसको बना लें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसने क्या पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कि वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर को हम रख लेते हैं। वोल्टेज हमारे पास है 3i, और जो करंट इंटर हो रहा है i, वो हमारे पास है 5, ये इतना लिखा नहीं जाना मेरे से, ठीक है, ये हमारे पास करंट है। तो वो कह रहे हैं थर्ड सेकंड के ऊपर किस तरीके से होगा ये, फाइन। अच्छा जी, अब चीज़ क्या है कि वोल्टेज में भी आई है, और पावर के लिए हमारे पास जो रिलेशन है पैसिव साइन कन्वेंशन के लिए, वो वोल्टेज टाइम्स करंट है, तो 3i का स्क्वायर हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इसमें ना, ये जैसे यहाँ पे भी पूरा सॉल्व किया हुआ, पहले उसने वोल्टेज अलहदा से निकाली, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद जो है पावर जब निकाली तो वो cos स्क्वायर 60 पाई टी आपके पास आ गया। अब 3 सेकंड के ऊपर टाइम t इज़ इक्वल टू 3 सेकंड्स पे जब उससे पूछा गया, तो वहाँ पे उसने क्या किया है कि जी यहाँ पे टाइम को 3 मिली सेकेंड्स, 3 × 10⁻³ प्लेस कर दिया, उसको जो है 60 से और पाई से मल्टीप्लाई किया, टाइम का प्लेस किया, तो वो आ जाता है cos स्क्वायर 0.18 पाई। इसको जो है कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करते हैं, और करके यहाँ पे जो 75 है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पावर आपके पास आ जाती है 53.8 वाट। अच्छा, और सेकंड केस में उसने क्या किया है कि जी जो वोल्टेज है वो आपके पास है 3di/dt। उस केस में क्या करेंगे, इसका जो डेरिवेटिव बनता है वो हमने जो है यहाँ पे ये 3di/dt है, तो उन्होंने इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो i का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, cos 60 पाई टी है ना, तो ये हो जाएगा 60 बाहर, 60 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर आके, और माइनस साइन भी होना है, -120 पाई साइन ऑफ 60 पाई टी। 60 टाइम्स 5, एग्जैक्ट उतना नहीं, 60 टाइम्स 5 जितना भी आता है हमारे पास 300 आ जाएगा। ये किया, मल्टीप्लाई किया, और आगे 3 एक एडिशनल था, तो -900 पाई साइन ये आ गया। जब आपने पावर निकालनी है आई से मल्टीप्लाई किया, तो ये पूरी इतनी बड़ी टर्म आपके पास आ गई कि अब यहाँ पे साइन भी है, कॉस भी है। इसके लिए जब उसने टाइम 3 मिलीसेकंड कहा, तो आपने 3 मिलीसेकंड दोनों के आर्गूमेंट्स में प्लेस कर दिया, ठीक है। फिर उसने इसको जो है ये आपके पास आएगा रेडियंस के अंदर, ठीक है, 0.18 पाई, या रेडियंस में, या पाई को आप सिंपली जो है सीधा 360 डिग्री, आप 180 डिग्री कंसिडर करते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये डिग्रीज आ गई 32.4। साइन लिया, कॉस लिया, इस टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास पावर आ गई -6.396 किलोवाट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावर है। पिछली हमारे पास वाट्स में आ रही थी, ये किलोवाट्स में आ रही है, मतलब कि इधर वोल्टेज काफ़ी ज़्यादा थी। इसी तरीके से ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई, यहाँ पे हमें और भी कॉम्प्लेक्स तरह का एक रिलेशन लिखा हुआ है।
उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास टी जो है 5 मिली सेकेंड है, करंट रिमेन्स द सेम, इफ़ द करंट रिमेन्स द सेम बट द वोल्टेज इज़ ये करंट वही पिछली एग्जांपल वाला उन्होंने कहा वही रहेगा, लेकिन वोल्टेज का रिलेशन ये हो जाता है। तो इसमें अब आप क्या करेंगे कि जी 10 + 5 उसको इंटीग्रेट किया। अब हमारे पास क्या था यहाँ पे, 5 cos 60πt का इंटीग्रेट करना है। 5 cos 60πt को इंटीग्रेट आपने करना है dt, ठीक है, और इसको करना है 0 से t तक, जिसका मतलब चले हम देखते हैं इसका क्या मतलब आता है। तो पहले हम ये अब वोल्टेज निकालनी है, तो इसके लिए इंटीग्रेट करते हैं, तो 10 + 25 हो गया। अच्छा, अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, हमें पता है साइन को जब हम डेरिवेट करें तो हमारे पास कॉस आता है, तो कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आएगा। आगे क्या है, आर्गुमेंट इसका जो है वो 60πt ऐसे ही रहेगा, और उसके बाद क्या है 60 जो पाई है ना, ये हमारे पास डिवाइड भी हो जाएगा, 60π और लिमिट लग जाएगी 0 से t तक की। अब ये जो लिमिट है ना, इसमें जब हम t पुट करेंगे तो ये एज इट इज़ ही कुछ रहना है, और जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 ख़त्म हो जाना है, तो ये लिमिट पुट करके भी हमारे पास यही रिज़ल्ट आना है, ठीक है, ये आ गया। अब ये 60 को इससे डिवाइड करें जो भी आपके पास आता है, और जब आपने पावर निकालनी है तो ये मैं इसका ना बी पार्ट का कर रहा हूँ, ए पार्ट का नहीं मैंने किया। तो जब हमने पावर निकालनी है तो इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 cos 60πt से, और फिर टी की वैल्यू जो है वो 5 मिलीसेकंड पे जो आएगी वो प्लेस करेंगे, तो हमारे पास आंसर्स ये आ जाएंगे जो कि 29.7 वाट है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकल जो है ना वो काफ़ी पोर्शन है, तो मैथमेटिक्स आपकी ना स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लास्ट दो एग्जांपल्स मैं क्विकली कर दूं। हाउ मच एनर्जी डज 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स। अच्छा जी, 100 वाट का बल्ब है, बल्कि ये अब मैं इसमें ऐसे लिख देता हूँ, 100 वाट का बल्ब है आपके पास, और जनाब मल्टीप्लाई इसको आप कर दें 2 घंटे से है तो 2 से कर दिया, तो रिज़ल्ट आपके पास आ गया 200 वाट आवर, ठीक है। लेकिन वो हमसे पूछ रहा है एनर्जी, तो वाट आवर के अंदर हम लिख दें वो भी ठीक है, वरना उसने किलो जॉल में निकाला हुआ है, वो भी हम जो है ना करने को कर सकते हैं। 1 वाट आवर हमें पता है 3.6 जो है वो किलो जॉल के बराबर है, तो ये हो जाएगा 200 टाइम्स 3.6 मल्टीप्लाई करके ये वाला आ जाएगा टर्म, ठीक है। उसमें भी आप कर सकते हैं, पर मैं अभी इस तरीके से नहीं करूँगा। दूसरा एग्जांपल है, एक चूल्हा चल रहा है 15 एम्पेयर, पाकिस्तान में तो नहीं इलेक्ट्रिक स्टव्स का इतना कॉन्सेप्ट, बाहर जहाँ बिजली बड़ी वाफर होती है वहाँ पे ये यूज़ कर रहे होते हैं। तो 15 एम्पेयर का आपके पास चूल्हा चल रहा है, ठीक है, 15 एम्पेयर्स का, और 240 वोल्ट की लाइन है। तो अब वो कह रहा है कि हाउ मच लॉन्ग डज इट टेक टू कंज्यूम 180 किलो जॉल। अच्छा जी, तो अब पहला क्या काम करेंगे कि आपने जो है वो पावर निकालनी है। तो पावर निकाल के आपने क्या किया है कि जी 15 मल्टीप्लाइड बाय 240 आपने कर दिया। ये टर्म आएगी 2400 प्लस 10 प्लस ये बन जाएगा आपके पास, मेरे ख्याल में, जो कि मैं बग़ैर कैलकुलेटर के कर रहा हूँ, ये 3600 बन जाएगा, ठीक है। ये 3600 आपके पास बन गया वाट, 3.6 किलो वाट, काफ़ी हैवी ले रहा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, उसने कहा कि जी हमारे पास अभी जो है ना 180 किलो जॉल
तक की जो है ना एनर्जी हमारे पास आ रही है। तो टाइम निकालें। तो W उसने बता दिया कि जी हमारे पास 180 किलो जाउल है। तो हमारे पास टाइम क्या आएगा? टाइम हमारे पास होगा क्या होगा हमारे पास? टाइम हमारे पास होगा W ओवर P, क्योंकि P का रिलेशन होता है W बाई T। तो यहाँ पे हम करेंगे जी 180 किलो जाउल डिवाइडेड बाय 3.6 किलो वाट। तो ये यूनिट कैंसिल होके सेकंड में रह जाएंगे। तो 180 डिवाइडेड बाय 3.6 इज़ इक्वल टू 50 सेकंड, जो कि यहाँ पे आंसर है। तो ये हमने तमाम जो हैं ये प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व कर लिया इधर। तो अभी जो है ये 1 घंटे का हो गया, इससे ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं करना चाह रहा था। तो अभी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना वो आप लोग पूछ सकते हैं।